नमस्कार प्यारे बच्चों, नीलकंठ कोचिंग क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास में प्रश्नावली 1.1 में 2 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। आज हम लोग इसी क्रम में आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। चलिए आइए देखते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 12, 15, 21। सबसे पहले क्या निकालना हमें इसका HCF। क्या निकालेंगे? HCF गुणनखंड विधि से निकालना है। अभाज्य गुणनखंड विधि का हमें क्या करना है? यूज। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे किए जाते हैं हम लोग पढ़ चुके हैं, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। देखिए 2 छक्का 12, 2 तियां 6 और 3 एकम 3। ऐसे 15 के गुणनखंड बनाइए, 15 के गुणनखंड बनाइए, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। इसी प्रकार से 21 के गुणनखंड बनाओ बेटा, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। तो हमें क्या निकालना? पहले HCF फिर LCM। तो देखिए HCF क्या बनेगा जाके, क्या होता है HCF? इन तीनों ही अभाज्य गुणनखंडों में 12 के अभाज्य गुणनखंड ये हैं, ये 15 के हैं और ये 21 के अभाज्य गुणनखंड हैं। तो इनमें जो शामिल हो वही क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? HCF। तो देखिए इन तीनों में शामिल वाला अभाज्य गुणनखंड कौन सा है? देखिए 3 यहां भी है, 3 यहां भी है और 3 यहां भी है। देखिए यहां भी और यहां भी, बाकी कहीं और कोई संख्या शामिल है ना? नहीं है ना? तो क्या हो जाएगा HCF? 3। ये हमारा क्या आ गया बेटा? HCF। अब इसी का हम देखते हैं LCM। क्या लिखेंगे? 12, 15 और 21। ठीक। तो सबसे पहले हम काटना शुरू करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करिए, 2 छंग 12, 15 नहीं कटेगा तो ऐसे रख दीजिए, 21 भी नहीं कटेगा उसको ऐसे रख दीजिए। ओके। अब फिर से 2 से काटेंगे, 2 तियां 6, 15 ऐसे रख दीजिए और 21 भी ऐसे रख दीजिए। अब 3 से काटना शुरू करेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 3 से कट गया। अब काटेंगे 5 से, 5 एकम, ये तो कटेगा, एक तो एक ही आ जाएगा, कट चुका है ना, तो 5 एकम 5, 7 नहीं कटेगा तो हम उसको क्या है ऐसे रख देंगे। इसके बाद क्या है, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7। ओके। तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे? LCM। क्या निकालेंगे बेटा? LCM। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा में कितना है? 7। सभी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 तियों 12, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 6 सत्ते 42, यानी 420। ये आपका आंसर हो गया LCM और ये आंसर हो गया आपका HCF। बोलिए समझ में आया? नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर हम आगे बात करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है बेटा? देखिए 17, 23 और 29। 17, 23, 29 क्या निकालना है? गुणनखंड विधि द्वारा HCF निकालना है। तो 17 के गुणनखंड करिए, क्या हो जाएंगे? 1 गुणा 17। 23 के गुणनखंड करेंगे, क्या आ जाएगा? 1 गुणा 23। उसके बाद 29 के करेंगे, 1 गुणा 29। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये सभी क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। 17, 23, 29 ये क्या है बेटा? अभाज्य संख्याएं हैं। और अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। पिछली कक्षा में आप लोग उसको जाकर के वीडियो देख सकते हैं। पिछली कक्षा में हमने ये बताया था कि अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं और भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो 17, 23, 29 क्या है बेटा? अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए इनके केवल 2 गुणनखंड होंगे। अगर हम इनके मासा की बात करें, HCF की बात करें बेटा, तो इसमें देखिए कॉमन वाला पार्ट क्या है? 1। क्या है कॉमन? 1। तो हमने बताया था कि दोनों में या तीनों में जो संख्या कॉमन होती है वही आपका क्या होती है? HCF। ओके।
अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके एलसीएम की। इसका हम एलसीएम निकालेंगे। 17, 23, 29, ये किसी से नहीं कटेगा, इसको हम 17 से काटेंगे। 23 कटेगा नहीं, ऐसे उतार देंगे। 29 भी नहीं कटेगा तो ऐसे उतार देंगे। उसके बाद 23 से कम 23 और 29। उसके बाद 29 से काटेंगे 1 और ये 1। ओके, अब एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा इसका? 17 गुणा 23 गुणा 29। इन सब का हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 17 का 23 से गुणा कर दीजिए। 23 इंटू 17, 23 इंटू 17। एक काम करते हैं, पहले 17 का यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसका 29 का कर देंगे। 17 तियो 51 का 1, 17 तियो 51 का 1 हासिल 5, और 17 दूनी 34, 34 और 5 39 इंटू 29 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 3 से 91 में 29 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 9 एकम 9, 9 ने 81 की 1 हासिल 8, 9 तियाँ 27, 27 और 8 कितना हो गया? 35, 2 एकम 2, 2 ने 18 की 8 हासिल 1, 2 3 6 और 1 7, 9 जोड़ दीजिए 3, 8 5 13 की 3 हासिल 1, 7 3 10 और 1 11, 11 339। ये आपका हो गया आंसर। बोलिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले हम बात करेंगे HCF की। ओके, HCF की बात करेंगे हम। 8 के गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2। उसके बाद 9 के अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे बेटा? 3 गुणा 3। ऐसे 25 के क्या बनेंगे? 5 गुणा 5। तो अब इनका हम निकालेंगे HCF। देखिए इनमें कुछ भी कॉमन है? कोई संख्या क्या कॉमन है? नहीं है। जब कोई भी संख्या कॉमन ना हो तो उसका HCF हमेशा कितना होता है? 1। कितना होता है बेटा? 1। जब कोई भी संख्या कॉमन ना हो तो उसका HCF कितना बनता है? 1। ओके, अब इसके बाद देखते हैं हम LCM। 8 9 25। इसमें देखिए ये तीनों ही संख्याएं ऐसी हैं जो किसी एक संख्या से नहीं कट सकती, क्योंकि 2 से यदि हम काटेंगे तो 8 ही कटेगा, 9 तो कटेगा नहीं 2 से, ना ही 25 कटेगा। 3 से जब काटेंगे तो 9 ही कटेगा, 8 और 25 बिल्कुल नहीं कटेगा। और जब 5 से काटेंगे तो केवल 25 ही कटेगा और कोई संख्या नहीं कटेगी। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट सभी संख्याओं का आपस में गुणा कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? आपस में गुणा कर देना चाहिए। तो एलसीएम जब निकालेंगे 8 गुणा 9 गुणा 25, 8 गुणा 9 गुणा 25, सबका गुणा कर दो। 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 और 9 दूनी 18, 00 1800। ये हो गया इसका आंसर। नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 3 क्वेश्चन हमने भली भांति एकदम पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है HCF ऑफ 306 657 9 दिया है, मतलब 306 और 657 का HCF दिया गया है 9, और हमें क्या करना है? 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। ध्यान दीजिए, फॉर्मूला होता है हमारा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। ओके, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। तो पहली संख्या कितनी है बेटा? 306। दूसरी संख्या कितनी है? 657। इसका HCF कितना दिया है? 9। LCM हमको ज्ञात करना है। जब हम LCM ज्ञात करेंगे बेटा तो देखिए क्या करेंगे हम लोग? LCM इज इक्वल्स टू, ये 9 गुणा में है, इसका छांतर करेंगे तो किसमें जाएगा? ये भाग में। यहाँ कर दीजिए 306 607
क्या है, 9 दूनी 18, 9 तीयों 27, 27, 33 हो गया तो 9 36, यहाँ से आ गया 24, 657। इसमें क्या हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, हमारा क्या होगा एलसीएम। चलिए मल्टीप्लाई कर 657 में से गुणा 2, 4 25 और 2 हासिल 2, 4 6 24 और 2 26 गुणा 3 27 की 1 हासिल 2, 3 5 15, 2 17 की 7 हासिल 1, 3 18 और 1 8, 3 7 6 13 का 3, 11 2 हासिल 1 और 1 2, ये आ जाएगा आपका 22 338। ये क्या आ गया बेटा, हमारा आंसर आ गया। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इन्होंने ये कहा है कि एक संख्या दी गई है 6 की पावर n, क्या दिया गया है 6 की पावर n, और ये पूछा है कि क्या ये कभी भी 0 पर समाप्त हो सकती है, और इन्होंने n को क्या बोल दिया है, एक प्राकृतिक संख्या। और हमारी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं 1 2 3 4 5 इस तरीके से। अब कहने का तात्पर्य यह है कि 6 की पावर या तो 1 हो सकता है, या 6 की पावर 2 हो सकता है, या 6 की पावर 3 हो सकता है, या 6 की पावर 4 होता है, 6 पावर हो सकता है। इस संख्याएं प्राप्त हो सकती हैं। तो अब वो ये पूछ रहे हैं कि क्या इस तरीके की संख्याएं कभी 0 पर समाप्त होंगी या नहीं होंगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक बात को समझेंगे, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बेटा, उसको समझ लीजिए। कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होगी, ये किस बात पर डिपेंड होगा, चलिए सब समझते हैं हम लोग। कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होगी, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि यदि उस संख्या के हम अभाज्य गुणनखंड बनाएं। क्या करें भैया, उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड बनाएं, और उन अभाज्य गुणनखंडों में 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, और कोई एक सम अंक जरूर आना चाहिए। सम अंक का मतलब 5 आना चाहिए और 2 भी आना चाहिए। ठीक है, 5 और 2 जब आएगा, मान लीजिए जब 5 और 2 आएगा, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो 5 दूना 10, अंत में क्या आया 0। यानी ये संख्या जो बनेगी वो कहां समाप्त हो रही है 0 पर। तो ये चीज हमें यहां करनी है। ओके, अब हम लोग इस क्वेश्चन में देखते हैं, इसको जरा हटा देते हैं, फिर हम लोग देखते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए 6 की पावर n है, तो 6 के जब हम अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे तो क्या बनेंगे, 2 तियां 6, 3 एकम 3, कितने बनेंगे बेटा 6 के 2 तियां 6, 3 एकम 3। तो इस चीज को हम यहां रख दें, क्या इस चीज को हम यहां रख दें, क्या 2 गुणा 3 की पावर n, 2 गुणा 3 की पावर n। अब याद कीजिए, हमने जो अभी बात बताई थी आपको, हमने क्या बताया था कि किसी संख्या के जब हम अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं तो उन अभाज्य गुणनखंडों में 5 आना चाहिए और 2 आना चाहिए। 5 आना चाहिए और क्या आना चाहिए 2, तो ही वो संख्या 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा की स्थिति में वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो देखिए क्या यहाँ 2 और 5 आया है, 2 आया है, लेकिन 5 आया है नहीं आया है, इसलिए क्या ये कभी 0 पर समाप्त होगी, n का मान चाहे जितना हो जाए, लेकिन जब तक यहाँ गुणनखंड 2 और 5 नहीं आएंगे तब तक ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ओके, चलिए तो ये क्या है, हम लिख देंगे अतः नहीं लिखो, यहां लिखो चूंकि 6 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 के साथ 5 नहीं आया है, अतः 6 की पावर n
कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। बोलिए बेटा, समझ में आया? क्योंकि 6 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 के साथ 5 नहीं आया है। कितना आया है? 3। 5 नहीं आया है, अतः 6 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। ओके, क्लियर है? इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। हाँ, तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 5 क्वेश्चन हम लोगों ने क्लियर कर लिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन 6 में यह कहा गया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? अभाज्य बोल दिया था हमने, सॉरी, भाज्य संख्याएं क्यों हैं? ये कहा गया है कि ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं? अब जरा हम थोड़ा सा बैक जाते हैं, ठीक है? पिछली क्लासें जो हमने कराई हैं संख्याओं से संबंधित, उसमें हमने भाज्य और अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन के बारे में चर्चा की थी। तो भाज्य संख्याओं के बारे में हमने क्या बताया था बेटा? क्या बताया था? हमने बताया था कि भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। क्या बताया था? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। और अभाज्य संख्याएं क्या बताई थी? अभाज्य संख्याएं बताई थी वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। और भाज्य संख्या क्या बताई थी बेटा? जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। इसलिए अब देखिए, यहां इन संख्या के और इस संख्या के दोनों के जो गुणनखंड हैं वो 2 से ज्यादा हैं या केवल 2 हैं? आप खुद देखिए, इसको बताइए बेटा, केवल 2 गुणनखंड हैं या 2 से अधिक? अभी आप कहोगे कि सर जी 1 2 3 4, गलत हो जाएगा। यहां कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी गुणा में होते तो हम कह सकते थे, लेकिन क्या है? प्लस लगा हुआ है, प्लस 13। अभी 13 जोड़ने पर मालूम पड़ा कटा ही नहीं और किसी से विभाज्य नहीं होगा, तो इसके केवल 2 गुणनखंड बनेंगे, एक और वो स्वयं। तो फिर क्या हो जाएगी? वो अभाज्य। ऐसी सेम कंडीशन यहां भी है। तो अब हम क्या करें? पहले हम इसको चेक करें, संख्या ज्ञात करें, इससे क्या संख्या बनने वाली है, इससे क्या संख्या बनने वाली है। उसके बाद बेटा हम डिसाइड करेंगे कि ये संख्या भाज्य है या अभाज्य है। यदि भाज्य है तो क्यों है, और अभाज्य है तो क्यों है। ओके, तो पहले हम इनको क्या है, संख्याएं प्राप्त करते हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ध्यान से देखना बेटा। 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। बहुत आनंद आने वाला है, बस आप लोग ध्यान से और दिमाग लगा के पढ़ते रहिए। ओके, देखिए 7 का गुणा 11 में करेंगे, 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77 और 77 यहां नोट कर लीजिए, और गुणा कर देंगे हम 13 का। कितने गुणा कर देंगे बेटा? 13 का। 13 सत्ते 91 की 1 हासिल लगा 9, और 13 सत्ते 91 और 9, 91 और 9 कितना हो गया? 100। ये हो गया 1001। अब इसमें ऐड कितना करना है बेटा? 13 ऐड भी करना है, तो 3 और 1 4, 1 0, 1014। अब ये संख्या क्या बनी आपकी? 1014। अब इसके यदि हम अभाज्य गुणनखंडों की बात करें, सॉरी अभाज्य नहीं, गुणनखंडों की बात करें, तो गुणनखंड के लिए एक तो 1 से कटेगा। क्या ये 2 से भी कटेगा? अरे बिल्कुल कटेगा, 2 से कट जाएगा। 2 से कटने के बाद ये किससे कटेगा? देखो 2 से जब हम काटेंगे, अब 2 से कटने के बाद ये किससे कटेगा? 2 से काट के देख लो कितना, 2 पंचे 10, 1 बजाय 0 और 2 सत्ते 14। फिर ये 3 से कट जाएगा, कटेगा ना। इसको चलो हम गुणनखंड, इसके 2 से कट जाएगा, ये 3 से भी कट जाएगा। किससे कट जाएगा बेटा? 3 से भी कट जाएगा। इस तरीके से ये आगे भी और संख्याओं से कट भी सकता है, नहीं भी कट सकता है, उससे वो केस नहीं है। मेन हमारी जो डेफिनेशन है भाज्य संख्याओं की,
हमें वो वेरीफाई करनी थी। तो देखिए इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, तो क्या है ये भाज्य संख्या है। अब उसको चेक करते हैं हम लोग। देखिए ये देखिए क्या लिखा है, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1 प्लस 5 कर दीजिए। देखो 1 का गुणा में 2, 2 3 6, 6 चौक 24, 24 पंजे 120, 12 छंगा 72, 720 और उसमें 7 से मल्टीप्लाई, 7 0 का 0, 7 दूने 14 का 4, हासिल 1, 7 7 49 और 1 50। जोड़ना कितना है 5, 5 इसमें और ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा 5 4 0 5, ये हो जाएगा आपका कितना 5045। क्या हो जाएगा भैया 5045। अब 5045 1 से तो कटेगा ही कटेगा, ठीक है ना, और लास्ट में 5 दिया है इसलिए ये कितने से कटेगा 5 से भी कटेगा। और 5 के बाद जब ये 5 से कटेगा तो पूरा तो कट नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ तो बचेगा ना, उसको फिर से हम काटेंगे। तो अगर हम 5 से काटना चाहें तो कितने बार कटेगा ये 5 एकम 5, 0 4 में नहीं जाएगा 0 और फिर 5 निम 45। इसके बाद क्या आएगा 1009। अब 1009 को कोई काटेगा क्या होगा हमें उससे मतलब नहीं है, हमें चेक ये करना है ये भाज्य संख्या है और क्यों है। ओके, तो देखिए इसके भी 2 से अधिक गुणनखंड आ गए, बोलो बेटा, इसके भी देखिए 2 से अधिक गुणनखंड आ गए, इसके भी देखिए 2 से अधिक गुणनखंड आ गए। अतः हम क्या कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, अतः दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। अब पूछा कि क्यों हैं, तो यहां लिखेंगे हम क्यों हैं, तो लिखेंगे क्योंकि दोनों संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, दोनों संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हैं। क्लियर हो गया, चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए बच्चों, तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। 6 क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 और ये इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन होगा। ओके, देखिए किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। सोनिया को लगते हैं 18 मिनट, रवि को लगते हैं 12 मिनट। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। सवाल को ध्यान से समझिए, उसने क्या कहा है क्वेश्चन में, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में। जब इस तरीके की कंडीशन नजर आए तो क्या निकालना चाहिए हमें, एलसीएम। क्या निकालना चाहिए बेटा, एलसीएम। तो देखिए यहां क्या रवि को कितना लग रहा है 12 मिनट का टाइम राउंड पूरा करने में। उसके बाद कौन है, सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट। क्या लग रहा है बेटा, 18 मिनट। तो कह रहा है कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर होंगे। देखिए यहां क्या करेंगे हम, 12 और 18 का क्या निकालेंगे बेटा, एलसीएम। कैसे निकालेंगे, 2 से काट दो, 2 छक 12, 2 निम 18, फिर काटिए 2 से, 2 तियां 6, 9 कटेगा नहीं, छोड़ दीजिए। 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 तियां 9 और 1 तो काटे 3 एकम 3। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 आंसर हो जाएगा इसका। 2 दूनी 4, 4 तियो 12, 12 तियां
36 मिनट, यानी 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ओके, तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 1.1 पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अब हम अपना ये वाला सेशन यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास अगली प्रश्नावली के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, खाते रहिए, मस्त रहिए।